नादरीन, जो मैं अब आपको खबर देने वाला हूं इसने एक्चुअली आकर रख दिया। एक और डेवलपमेंट जो है वो ये भी सामने आई है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हालात काफी टेंस हैं और ये बयानबाजी हो रही है। सर, एक खबर आई है और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। का जो जिक्र हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत एक जानिब तो पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा फिर से एग्रेशन की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय भूमध्य सागर में अपने आप को राजा समझने वाले तुर्की ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुर्की ने भारतीय नौसेना से घबराकर मांगी नेटो से मदद। तुर्की ने भारत के युद्धपोतों को हटाने के लिए 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से 4 बड़े युद्धपोत तैनात कर दिए। इससे तुर्की के जहाज किनारे लग गए और उसे समझ में आ गया कि भारत से टकराव भारी पड़ सकता है। दरअसल भारत के त्रिकंड जो युद्धपोत है उसको घेरने की कोशिश करते हुए तुर्की की तरफ से भारत को धमकी दी गई कि 18 घंटे का अल्टीमेटम है, इसको हटा लीजिए वरना अंजाम खतरनाक होंगे। अब भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी एक रणनीति से न सिर्फ तुर्की को करारा जवाब दिया बल्कि सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि भारत ने भूमध्य सागर में 4 युद्धपोत उतार दिए, जिससे जो तुर्की के युद्धपोत हैं वो ठिकाने लग गए, यानी किनारे आ गए और तुर्की को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना उसके लिए घातक हो सकता है। सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। एहसास जुर्म है, कोई खौफ है, ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? आखिर क्यों अचानक सहाफियों की जरूरत पड़ गई है? भारत का मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखना, लेकिन तुर्की को यह रास नहीं आया। उसने सोचा कि भूमध्य नाशा सागर उसका निजी इलाका है, जैसे उसकी जागीर हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान ने तुर्की की नींव हिला दी। ये टर्की के हवाले से जल्जला और इस जल्जले की शिद्दत, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सैकड़ों एटम बमों जितनी थी, ये गुफ्तगू और यकीनन इतनी बड़ी तबाही इतने बड़े पैमाने पर किसी भी मुल्क में आए हालात का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तुर्की की तरफ से बड़े सख्त मजम्मत की गई। तुर्किया रेस्क्यू करने की पोजीशन में है? नॉट एट ऑल। देखिए, कंडेम करना तो होता है, वो तो। तुर्की ने अपनी कमजोर स्थिति को लेकर नेटो देशों से मदद मांगी, लेकिन भारत ने अपने अधिकारों को मजबूत बनाए रखा। भारत ने यह साबित कर दिया कि भूमध्य सागर किसी एक देश की जागीर नहीं बल्कि सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस बीच भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे तुर्की के पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए हैं। तुर्की को यह लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है और तभी से उसने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। उसने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दर्जनों शक्तिशाली देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए नहीं तो वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। और बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस सागर की लहरों पर टिका दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिला तातुल बातचीत और मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर अमल के नताइज बरामद होते हैं। सलमान साहब, बातचीत का दौर ख़त्म हो जाना ये भारतीय तर्ज अमल क्या जाहिर करता है, क्या तासुर दिया जा रहा है? ये जयशंकर साहब तीसरी दफ़ा ये बात कह चुके हैं और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है, जो टेबल पे बैठ सकता है। जब से मोदी साहब वहाँ पर बरसे इक़्तिदार आए हैं, ये सारा अमल मुअत्तल होकर रह गया है। इससे पहले पाकिस्तान इस खित्ते की तारीख में 140 मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं। इससे टेक्सास से हैं मुजाहिद शाह। इंडिया में और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजिद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है। तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो
कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है। जो हमारी सियासी हुकूमतें आई हैं, बेनज़ीर की उम्र 2 साल नहीं पूरी काटी पहली वाली, उसके बाद नवाज शरीफ साहब 2-2.5 साल नहीं काटे पूरे, उसके बाद फिर बेनज़ीर आई 2 साल भर के काटे, फिर नवाज शरीफ साहब वो 2-2.5 साल काटे। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि इनको चलने नहीं दिया गया। और ये नहीं कि इन्होंने कोई खामियां की, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया, और इट्स अ फैक्ट उस वक्त की। इस दफ़ा जब इस्टेब्लिशमेंट की इसकी कोशिश थी कि खान साहब पूरा अपने इंडिया में आइए। इंडिया में ये है कि 1970 तक तो इंडिया का के बारे में ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी, वन आफ्टर द अदर दे वर विनिंग द इलेक्शंस, वन पार्टी रूल था किस्म का, इमरजेंसी भी लगा दी जब पहली दफ़ा चैलेंज आया इंदिरा गांधी ने इन द लेट 60s। तो मगर जो वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ का कंट्री है। इंडिया के बारे में ये अंटिल 1970 यही था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बड़े रीजंस हैं, वो किसी वक्त डिस्कस किया जा सकता है कि वाई वॉज इट 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट वाज द सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। उन्होंने इम्पोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के नॉट 70 माजूर चाहता हूँ 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है, नवाज शरीफ फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 91 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। और अब तक और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे, ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी। प्राइवेट जो ताल्लुकात हैं वो एक चैलेंज होते हैं, तो हमसायों के साथ ताल्लुकात के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से उनकी पॉलिसी क्यों है डॉक्टर? देखिए, जो डायलॉग का एक प्रोसेस था, तसलसल से जो डायलॉग थे वो 2004 से 2007, थोड़ा सा 8 में भी आप कह लें, दोबारा कोशिश भी की थी उसको रिवाइव करने की, लेकिन वो नहीं हो सके। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आप दोबारा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।